हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑसम एक्सप्लेनेशन। आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है मिराज। ये एक स्पेनिश मिस्ट्री ड्रामा फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पर 2018 में रिलीज़ हुई थी। मोस्टली पॉजिटिव रिव्यूज़ रिसीव करने वाली इस फिल्म को IMDb पर मिले हैं 7.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टमेटोज़ पर इट्स 75% फ्रेश। 90% गूगल यूज़र ने दिया है इसे थम्स अप। तो चलिए चलते हैं पैरेलल यूनिवर्स की इस अनोखी यात्रा पर, जो हमें दो अलग अलग टाइमलाइन से कुछ इस तरह कनेक्ट करेगी कि आप भी बोल पड़ेंगे, अनाया इट वाज ऑसम। तो फिल्म की शुरुआत होती है 1989 में चल रहे लाइव वेदर फॉरकास्ट से, जहां रिपोर्टर आने वाले भयंकर तूफान के 72 घंटों तक चलने की जानकारी देता है। साथ ही सभी को बिजली कट जाने या टेलीफोन लाइन खराब हो जाने की भी पॉसिबिलिटी जाहिर करता है और सभी को घर में रहने की सलाह देता है। इस खबर के बाद टीवी पर एक अहम खबर ब्रॉडकास्ट होती है जिसमें बताया जाता है कि बर्लिन के एक बॉर्डर को खोल दिया गया है, जिससे जर्मन के लोग अब बिना रुकावट बर्लिन आ जा सकेंगे। ये घटना 9 नवंबर 1989 की है। इसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन होता है निको लसार्ते नाम के एक बच्चे से, जो टीवी पर कैमरा कनेक्ट करके अपना गिटार प्ले करना स्टार्ट करता है ताकि वो अपनी ट्यून्स को रिकॉर्ड कर सके। उसी समय उसकी मॉम भी वहाँ आ जाती हैं और निको से पूछती हैं कि क्या उसने उनकी टेप रिकॉर्ड कर दी है। निको के हाँ जवाब सुनने पर वो एक इम्पॉर्टेंट काम बताकर वहाँ से निकल जाती हैं। उनके निकलने के साथ ही हम एक अनजान औरत को कार में बैठा हुआ देखते हैं। तभी निको को पड़ोस के एक घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ आती है और पड़ोस में क्या चल रहा है ये देखने के लिए निको उनके घर जाता है। घर में इधर उधर देखने पर उसे एक तस्वीर नजर आती है जो उसके पड़ोसी एंजल और उनकी वाइफ हिल्डा की थी। तभी अचानक स्टेयर्स के पास पहुंचने पर उसे हिल्डा यानी वो औरत जो अब से थोड़ी देर पहले गाड़ी में टेसू बहा रही थी, उसकी लाश खून से लथपथ मिलती है। निको की आवाज़ सुनकर एंजल यानी हिल्डा का पति मर्डर वेपन के साथ नीचे आता है और निको उसे देखकर भागने लगता है। निको को रोकने के लिए एंजल उसका पीछा करता है। इतने में रोड पर आती एक गाड़ी से निको का एक्सीडेंट हो जाता है और वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। पीछे से हम एक और बच्चे को निको का नाम चिल्लाते हुए सुनते हैं। पॉसिबली वो निको का पड़ोसी या फिर दोस्त था। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर, जहां हमारी मुलाकात होती है वेरा रॉय से, जो कि फिल्म की मुख्य किरदार है। वेरा के हस्बैंड का नाम था डेविड, जो कि बैंक में एक मैनेजर था और उनकी एक प्यारी सी बेटी भी थी जो ग्लोरिया थी। प्रोफेशनली वेरा एक न्यूरो सर्जन बनना चाहती थी, मगर ग्लोरिया के होने पर उसे अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी, तो अब वो बस एक नर्स है। अब घर को देखने से हमें पता चलता है कि डेविड, वेरा और ग्लोरिया उसी घर में शिफ्ट हुए हैं जिसमें 1989 में निको रहा करता था। इस फैमिली को देखकर हमें पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, जैसे एक परफेक्ट हैप्पी फैमिली हो। अब जैसा कि वो इस घर में नए नए शिफ्ट हुए हैं, तो डेविड जो फिलहाल सर्विया में है, शाम को डिनर ज्वाइन करने का प्रॉमिस करता है और आइटर जो उसका पड़ोसी और साथ ही उसका बहुत अच्छा दोस्त भी था, उसे भी वो इनवाइट करने के लिए वेरा से कहता है। वेरा आइटर के पास जाती है और उसे उसकी मॉम के साथ डिनर ज्वाइन करने के लिए कहती है। अब यहाँ आइटर एक पायलट है और उसकी मॉम पियक्कड़। आइटर को इनवाइट करने के बाद वेरा पहुंचती है अपने हॉस्पिटल, जहां जब वो एक पेशेंट के पास होती है तब वहीं पर टीवी पर एक वेदर फॉरकास्ट चल रही होती है जिसमें 1989 में आए तूफान के जैसा ही तूफान दोबारा आने का अनुमान लगाया जा रहा था। ये घटना साइंटिस्ट को हैरान कर रही थी, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये तूफान भी पहले वाले की ही तरह 72 घंटे तक रहने वाला था, और दूसरी ये कि ये तूफान भी 9 नवंबर को ही आया था और इस बार भी 9 नवंबर को ही आ रहा है। अब वेरा और उसकी दोस्त मोनिका, जो पेशे से नर्स थी, दोनों मिलकर एक पेशेंट को न्यूरो सर्जरी के लिए ले जा रहे थे, जहां वेरा मोनिका की गर्दन पर कुछ निशान नोटिस करती है, मगर पूछने पर मोनिका कोई जवाब नहीं देती, बल्कि उससे उसके नए घर के बारे में पूछती है। वेरा ये सुनते ही चौंक जाती है कि उसे कैसे पता कि वो घर शिफ्ट कर चुकी है, मगर मोनिका उसकी बात टाल देती है। दोस्तों ज़रा ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको एंड में सारे कनेक्शंस बनाते हुए नजर आएंगे। अब ये पेशेंट जिसकी सर्जरी होनी है, उसे ऑपरेट करने सर्जन एंटर होते हैं। वेरा और सर्जन के डिस्कशन से हमें पता चलता है कि सर्जन इस हॉस्पिटल के नंबर 1 सर्जन है, बट अगर वेरा अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ती तो आज उस जगह वेरा रॉय होती। वेरा अपनी बेटी ग्लोरिया को स्कूल से लेने जाती है, जहां उसके दोस्त ग्रेटा भी वेरा के घर चलने को बोलती है, मगर ग्रेटा की मॉम मिरांडा से उसे पता चलता है कि आज डेंटिस्ट के पास ग्रेटा का अपॉइंटमेंट है, इसलिए ग्रेटा डेंटिस्ट से बचने के लिए वेरा के साथ जाना चाहती थी। वेरा ग्लोरिया के लिए अपने गार्डन में झूला लगाकर ग्लोरिया को सरप्राइज करती है। उधर तूफान भी बहुत ज़ोरों पर था
और डेविड भी घर पहुंच जाता है और अपनी बुक्स अरेंज कर रहा होता है। तभी एक बुक से डेविड और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उर्सुला की फ़ोटो गिरती है, जिससे वेरा बहुत हल्के में लेकर मस्ती करती हुई डिनर की तैयारी में लग जाती है। अब डेविड और वेरा को स्टोर रूम से वही पुराना 1989 वाला टीवी, कैमरा और कुछ टेप्स मिलती हैं। ये दोनों काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और ग्लोरिया को वो टेप्स दिखाने की भी डिसाइड करते हैं। टेप्स चलाने पर उसमें एक टेप वही होती है जो निको ने अपने मरने से पहले रिकॉर्ड की थी। तभी अचानक बिजली गिरने से टीवी पर 1989 में ब्रॉडकास्ट हुई न्यूज़ लाइव चलने लगती है। मगर हैरानी की बात ये थी कि ना तो वहाँ कोई डिश केबल थी और ना ही वहाँ कोई टेप थी। डिनर का वक्त हो गया था, इसलिए आइटर अपनी मॉम क्लारा के साथ वहां पहुंच चुका था। डिनर के समय डेविड आइटर को टीवी पर 1989 की खबर ब्रॉडकास्ट होने की बात बताता है, तो आइटर उसका मजाक बनाने लगता है और वेरा से कहता है कि वो एक अच्छा ऑप्शन था उसके लिए। यहाँ हमें ये पता चलता है कि आइटर वेरा से प्यार करता था, मगर जब उन दोनों की दोस्ती थी उसी दौरान वेरा की मुलाकात आइटर के दोस्त डेविड से हुई थी और वहाँ उन दोनों को प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। डेविड स्टोर रूम से मिले उन टेप्स के बारे में जैसे ही आइटर को बताता है तो आइटर अपसेट हो जाता है और कहता है कि टेप्स वाला लड़का निको लसारते था, उसका बेस्ट फ्रेंड। आपको याद है निको के मरने के बाद जो लड़का उसका नाम लेते हुए आया था, वो वही था आइटर। क्लारा निको और आइटर को रोज़ स्कूल छोड़ने जाया करती थी। 9 नवंबर 1989 की रात को उनके एक पड़ोसी एंजल ने अपनी बीवी को बड़ी बेरहमी से मार दिया था। यही निको ने देख लिया था। निको जैसे ही बचने के लिए एंजल से दूर भागा, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मारा गया। ये कहानी सुनते ही क्लारा बहुत पैनिक करने लगती है। याद रखिएगा ये पॉइंट। साथ ही आइटर ये भी बताता है कि अगले दिन स्कूल की क्लॉक पर बिजली गिर गई थी, जिससे स्कूल की लाइट कुछ दिनों के लिए कट गई थी, जिसके कारण स्कूल एक हफ्ते तक बंद रहा था। क्लारा पैनिक होकर आइटर को बहुत बुरी तरह से डांटने लगती है और उसे चुप होने के लिए कहती है। आइटर और क्लारा के जाने के बाद डेविड इंटरनेट पर निको और उस रात हुए मर्डर के बारे में सर्च करता है और वेरा को बताता है कि एंजल ने अपनी पत्नी हिल्डा को बहुत बेरहमी से मार दिया था। एंजल एक स्लॉटर हाउस में काम किया करता था। वो अगले हफ्ते अपनी बीवी की लाश के टुकड़े टुकड़े करके वहीं स्लॉटर हाउस में गाड़ने वाला था, मगर ऐसा करने से पहले ही निको ने उसे देख लिया और वो पकड़ा गया। 3 महीने जेल में रहने के बाद उसने सुसाइड कर लिया। वेरा बात काटते हुए डेविड के कपड़े चेक करने लगती है कि वो मैले हैं या नहीं। तभी अचानक उसके कपड़ों से उसे मैच बॉक्स मिलता है और वो डेविड से पूछती है कि क्या उसने फिर से स्मोकिंग शुरू कर दी है। डेविड सीरियस हो जाता है और कहता है कि तुम डिटेक्टिव क्यों बन रही हो, मैं जो भी करूं तुम्हें उससे क्या। डेविड के ऐसे बर्ताव से वेरा शॉक्ड हो जाती है। तभी डेविड हंसता है और कहता है वो बस मजाक कर रहा था। डेविड बताता है कि कल सर्बिया के एक होटल में उसने एक कश लगाया था। वेरा से माफ़ी मांगते हुए वो उस मैच बॉक्स को विंडो से बाहर फेंक देता है। नाम पढ़ लेना, अरावेस्का। अब दोनों सोने चले जाते हैं। तभी रात में अचानक वो टीवी खुद ब खुद ऑन हो जाता है और वेरा की आंख खुल जाती है। अब दोस्तों कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों टाइमलाइंस अब हमारे सामने एक साथ चलने वाली हैं। सेम डेट, सेम तूफान और सेम टाइम पर बिजली के एंटीना पर गिरने के कारण 1989 की 9 नवंबर प्रेजेंट के 9 नवंबर से उस टीवी के ज़रिए कनेक्ट हो जाती हैं। अब वेरा नोटिस करती है कि टीवी ऑफ करते ही निको की लास्ट फुटेज जो शुरू में निको रिकॉर्ड कर रहा था प्ले हो गई है। चेक करने पर वेरा पाती है कि वो टेप रिकॉर्डर में है ही नहीं। वेरा जैसे ही वही टेप रिकॉर्डर में लगाती है तो 1989 वाली टाइमलाइन में बिजली एंटीना पर गिरती है। अब निको वेरा को अपने सामने टीवी में पाता है। अब हैरान करने वाली बात ये थी कि 1989 का छोटा निको प्रेजेंट की वेरा को देख सकता था। ना सिर्फ देख बल्कि सुन भी सकता था। वेरा ये देखकर चौंक जाती है। वेरा डर के मारे टीवी ऑफ कर देती है, मगर निको के फ्यूचर के बारे में सोच के वो फिर से टीवी ऑन करती है। निको उससे पूछता है कि उसने ये कैसे किया। साथ ही निको वेरा के पीछे रखे हुए स्टेशन साइन बोर्ड के बारे में भी पूछता है, जिस पर वेरा कहती है कि उसने इसे चुराया था। वो बताती है कि उसके दोस्त आइटर की वजह से वो इस स्टेशन पर डेविड से मिली थी। वो कई चीज़ें ऐसी बताती है जिससे निको हैरान रह जाता है, जैसे निको और आइटर का क्लारा के साथ स्कूल जाना। इतने में ही पड़ोस से वही आवाज़ें लड़ाई वाली आनी शुरू हो जाती हैं। वेरा निको को रोकने की कोशिश करती हैं। वो उसे बताती है कि अगर वो गया तो वो मारा जाएगा। प्रूफ के तौर पर वो उसे प्रेजेंट की न्यूज़ आर्टिकल्स भी दिखाती है और यकीन दिलाने की कोशिश करती है वो फ्यूचर से है। वो निको को बार बार कहती है कि वो एंजल के घर ना जाए वरना एक्सीडेंट से मारा जाएगा, और अगले दिन स्कूल की क्लॉक पर बिजली गिरने वाली बात भी वो उसे बताती है।
वेरा की ये सारी बातें सुनकर निको इतना डर जाता है कि वो वहाँ से भाग जाता है और वेरा और निको का कनेक्शन टूट जाता है। और जब निको बाहर पहुँचता है तो जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट पहले होना था वो गाड़ी वहाँ से पहले ही क्रॉस हो जाती है बिना उसे चोट पहुँचाए। यहाँ हम साफ तौर पर समझ पाते हैं कि वेरा ने फ्यूचर से पास्ट के निको की जान बचा ली थी। अब 1989 में अगली सुबह निको की मॉम जैसे ही घर आती हैं तो क्लारा का फ़ोन आता है और वो बताती है कि उसका भाई आज आइटर और निको को स्कूल ले जाएगा क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। निको टेबल पर ही बैठे बैठे टीवी की ड्राइंग कर रहा था। शायद वो इस घटना से रात भर सो नहीं पाया था। निको अपने साथ हुए इस हादसे को अपनी मॉम के साथ शेयर करता है। सीन कट होता है और प्रेजेंट की वेरा को दिखाता है जहां वो एक हॉस्पिटल बेड से उठती है। वहां एक नर्स आकर उससे कहती है कि ओटी में आपका इंतज़ार हो रहा है। ओटी में जाते ही वो देखती है कि ये वही पेशेंट है जिसकी सर्जरी कल हुई थी। वेरा ये देखकर हैरान हो जाती है कि इस अंकल की सर्जरी दोबारा क्यों हो रही है। तभी उसे वहाँ खड़े नर्सेज डॉक्टर कहकर पुकारते हैं और बताते हैं कि वो उसका पेशेंट हैं और आज ये उन्हें ऑपरेट करने वाली थी। मोनिका उसकी दोस्त उसे डॉक्टर रॉय कहकर पुकारती है। वेरा के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो नर्स से डॉक्टर कब बनी? सब अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? ये चल क्या रहा है आखिर? उधर 1989 में निको जो अब बच चुका था वो आइटर और उसके मामा रोमन के साथ स्कूल जाता है और पाता है कि स्कूल की क्लॉक पर सच में बिजली गिर चुकी है जिसके कारण प्रिंसिपल ने स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया है। और हाँ, उसे याद आता है कि फ्यूचर से आई लड़की ने भी यही बताया था। तो निको की टीवी वाली आंटी की दूसरी बात भी सच हुई। प्रेजेंट में वेरा ग्लोरिया के स्कूल जाकर ग्रेटा से ग्लोरिया के बारे में पूछती है मगर ग्रेटा किसी भी ग्लोरिया को नहीं जानती थी और ना ही ग्रेटा की मॉम मिरांडा वेरा को जानती थी। तो 1989 में स्कूल के बंद होने के कारण रोमन बच्चों को क्लारा के पास छोड़कर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ प्रेजेंट में वेरा ग्लोरिया को कहीं भी ना पाकर डेविड के ऑफिस जाती है जहां उसकी सेक्रेटरी भी उसे नहीं पहचान पाती और ना ही डेविड। जी हाँ गाइस, वो टीवी के थ्रू निको से सच में कनेक्ट होकर निको के फ्यूचर को बदलकर अपना पास्ट भी बदल बैठी है। इस लाइफ में ना तो वो शादीशुदा है और ना ही उसकी कोई बेटी है बल्कि वो एक फेमस डॉक्टर है। मगर इस ज़िंदगी के बारे में वेरा को कुछ भी याद नहीं है। क्या, क्यों, कब, कैसे, कुछ भी नहीं। उसे किसी की तलाश है तो वो है उसकी बेटी, उसका पति और इस बदलाव से जुड़े सवालों के जवाबों का। वहीं 1989 में निको आइटर के घर पर है और पिछली रात पड़ोस से आए शोर को आइटर और क्लारा से डिस्कस कर रहा है। क्लारा पूछती है कि क्या उसने और भी कुछ सुना था या देखा था मगर निको मना कर देता है। वहीं प्रेजेंट में वेरा पुलिस स्टेशन जाती है और ऑफिसर से सब कुछ डिस्कस करती है। ऑफिसर उसकी हेल्प करने को भी तैयार हो जाता है मगर वो उससे पूछता है कि उसने अपने पति और अपनी बेटी को लास्ट टाइम कब देखा था। वेरा ऑफिसर को पिछली रात में हुए हादसों के बारे में बताती है मगर ऑफिसर उस पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। वो ऑफिसर उसे आराम करने की सलाह देता है और बताता है कि वो जो कुछ भी कह रही है सब गलत है। ना ही उसकी कभी शादी हुई है, ना ही उसकी कभी कोई बेटी है और ना ही वो जहाँ उसने बताया कि वो रहती है वो वहाँ रहती थी। ऑफिसर बताता है उन्हें उसकी बेटी का कोई फ़ोटो भी नहीं मिला तो इसलिए इस हिसाब से वो झूठ बोल रही है। वहीं 1989 वाली टाइमलाइन में निको को फिर से टीवी में से किसी का रिफ्लेक्शन महसूस होता है मगर वहाँ कोई नहीं होता। विंडो में से देखने पर निको एंजल और रोमन को पासपोर्ट के बारे में डिस्कस करते हुए सुनता है। प्रेजेंट में वो ऑफिसर वेरा को डॉक्टर के पास टेस्ट कराने लेकर जाता है जिसमें सब कुछ नॉर्मल था। अब डॉक्टर वेरा को एक फाइल दिखाता है जिसमें डॉक्टर वेरा रॉय का फर्स्ट पेशेंट डेविड था। शायद इसीलिए वेरा का दिमाग ये सब बातें गढ़ रहा था। वहाँ वेरा उस डॉक्टर से कहती है कि ये सर्जरी वेरा ने नहीं बल्कि उसी डॉक्टर ने की थी, बल्कि वो उस दिन आई ही नहीं थी। फिर डॉक्टर वेरा को उसका केबिन दिखाता है। वेरा को कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं जिसमें उसे याद आता है कि उसने कई सक्सेसफुल सर्जरीज की हैं मगर उसकी 12 दिन पहले वाली सर्जरी फेल हुई थी इसलिए वो छुट्टी पर थी। डॉक्टर उसे आराम करने की सलाह देता है और उसकी छुट्टी भी एक्सटेंड करने के लिए कहता है। वेरा ये सब सुनकर सब समझ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसने निको की जान बचा ली है, इसलिए वो निको को ढूंढने के लिए वहाँ से भाग जाती है। ऑफिसर उसे रोकने की कोशिश भी करता है मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। वहीं 1989 में निको एंजल को कहीं जाता देखता है। एंजल स्लॉटर हाउस जाकर कुछ ग्लव और हथियार लाने गया था और पीछे से निको उसके घर में घुस जाता है। हालांकि एंजल का कुत्ता उस पर भौंक रहा था मगर वो शीशा तोड़कर अंदर घुस जाता है। ऊपर पहुंचकर
बाथटब में निको को हिल्डा की लाश मिलती है। वहीं एंजल भी स्लॉटर हाउस से निकल चुका था। निको एंजल के रूम में जाता है तो उसे याद आता है कि उसने एंजल और रोमन को पासपोर्ट रखते हुए देखा था उस ड्रॉअर में। चेक करने पर उसे एक पासपोर्ट मिलता है और हैरानी की बात ये थी कि उस पर फोटो तो क्लेरा का था मगर नाम हिल्डा का। वहीं एंजल भी घर पहुंच चुका था। उसका डॉग लगातार भौंक रहा था बट वो कार पार्क करके बाथरूम की तरफ जाता है। उधर एंजल की आवाज़ सुनकर एंजल से बचने के लिए निको बाथरूम के सामने लगे बिस्तर के नीचे छुप जाता है। वहीं बेड के नीचे उसे एक घड़ी भी मिलती है जिस पर इनिशियल्स होते हैं CM। उधर बाथरूम में म्यूजिक प्ले करके वो आदमी निको के सामने ही ब्रूटली हिल्डा के टुकड़े टुकड़े कर देता है। हालांकि वो निको की प्रेजेंस से बिल्कुल अनजान था। दूसरी तरफ प्रेजेंट में वेरा अपने और डेविड के घर जाती है और नोटिस करती है कि दरवाजे का लॉक टूटा हुआ है। अंदर जाकर इंटरनेट पर निको लसारते सर्च करने पर उसे एक बुक मिराज के बारे में पता चलता है। शोर सुनकर उर्सला उसके सामने आ जाती है। याद है ना आपको, डेविड की एक्स गर्लफ्रेंड? जी हाँ, इस लाइफ में उर्सला डेविड की बीवी है। वेरा टीवी को ढूंढती है, उसे वो टीवी नहीं मिलता। इतने में उर्सला पुलिस को बुला लेती है और वेरा को वहाँ से भागना पड़ता है और वो पड़ोस में छुप जाती है जहाँ वो क्लेरा और एंजल को साथ देखती है। ऑफिसर वेरा को ढूंढते हुए क्लेरा और एंजल के घर आता है मगर वो उसे वहाँ नहीं मिलती। वहीं आइटर एयरपोर्ट के लिए निकल रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है वापस 1989 में जहां एंजल लाश ठिकाने लगाने के लिए निकल ही रहा होता है कि उसे घर के सामने फ़ोन बूथ से कोई औरत कॉल करती है और कहती है कि उसकी घड़ी वहीं एंजल के घर पर रह गई है। और तभी हमें पता चलता है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि क्लेरा है। यहाँ साफ जाहिर था कि एंजल और क्लेरा का अफेयर था जिसके चलते एंजल ने हिल्डा को मार दिया था। क्लेरा आइटर को ज़रूरी काम का बहाना बताकर बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ एंजल घड़ी ढूंढने के लिए जैसे ही बेड के नीचे झांकता है तो सीन प्रेजेंट में वापस कट होके आ जाता है। आइटर एयरपोर्ट जाते समय बैक सीट पर वेरा को पाकर चौंक जाता है। वेरा को देखकर आइटर पैनिक करता है मगर वेरा उसके पास्ट की कुछ ऐसी बातें उसे बताती है जिससे वो उससे बात करने के लिए राज़ी हो जाता है। वेरा हैरान थी कि कैसे वो आइटर को नहीं मिली। आइटर से ना मिलने के कारण ही वो डेविड से नहीं मिल पाई थी और डेविड ने उर्सला से शादी कर ली। आइटर पूछता है कि वो कैसे मिले थे। इस पर वेरा बताती है कि 2001 में वेरा और आइटर वालपेनाडा स्टेशन पर मिले थे। वो साथ में घूमने फिरने लगे और एक दिन दोनों जब मूवी देखने गए थे तो वहाँ उसकी पहली बार मुलाकात डेविड से हुई थी और दोनों को प्यार हो गया था। आइटर वेरा से कहता है कि मुझे तुम्हारी कहानी बहुत पसंद आई मगर अफसोस ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, तो उससे वो अलविदा कहने के लिए हाथ बढ़ाता है। वेरा जैसे ही उसका हाथ छूती है तो उसे आइटर से जुड़ी उसकी लाइफ की सारी यादें याद आ जाती हैं। वो महसूस करती है कि इस लाइफ में ट्रेन में उसके सामने बैठने वाला शख्स आइटर नहीं बल्कि कोई और था, कोई और अनजान इंसान। आइटर उसकी बात सुनकर घबरा जाता है और उसे अच्छी जगह अपना इलाज कराने की सलाह देता है। वेरा उससे निको लसारते के बारे में पूछती है और उसे पुरानी कहानी सुनाती है तो आइटर एंजल का पक्ष लेते हुए कहता है कि अपनी बीवी को मारना तो दूर, वो एक मक्खी नहीं मार सकता। वो बताता है कि हिल्डा 20 साल पहले ही उसे छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बर्लिन भाग गई। वेरा पर भड़कता हुआ आइटर वहाँ से निकल जाता है। वहीं टीवी पर वेरा उस बुक राइटर का इंटरव्यू देखती है जिसने निको के साथ हुए टाइम ट्रेवल इंसिडेंट पर मिराज नाम की बुक लिखी थी। तभी वो ऑफिसर वेरा को उसका कोट लौटाने एयरपोर्ट आ पहुंचता है। उसे देखकर वेरा पूछती है कि उस ऑफिसर को कैसे पता कि वो वहाँ है। ऑफिसर बताता है कि वो डेविड से मिला था और डेविड से उसे पता चला कि आइटर उसका दोस्त है जो पेशे से पायलट है, इसलिए वो उसे ढूंढ पाया। अब वेरा और ऑफिसर मिलकर मिराज की ऑथर को ढूंढ निकालते हैं मगर अफसोस वहाँ से भी उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। मगर वो ऑथर उसे एक हिंट देती है कि अगर वेरा सच बोल रही है तो उसे वही कनेक्शन, वही टीवी, वही कैमरा, उसी जगह, उसी सिचुएशन को कनेक्ट करना होगा और वो भी तूफान के खत्म होने से पहले, वरना कुछ भी नॉर्मल नहीं हो पाएगा। तो वेरा अपनी वॉच में उल्टी गिनती सेट करती है और ऑफिसर से उसे वही टीवी और कैमरा ढूंढने की रिक्वेस्ट करती है मगर ऑफिसर वेरा से सर्च वारंट की बात करता है। वो बताता है कि उसकी कहानी काफ़ी नहीं है, उसे कुछ कन्विंसिंग प्रूफ चाहिए। तभी वेरा को याद आता है कि एंजल ने पकड़े जाने के बाद अपने बयान में बताया था कि वो अपनी बीवी को स्लॉटर हाउस में दफनाने वाला था। इसी हिंट को यूज़ करते हुए वो ऑफिसर और उसकी टीम वहाँ से
लाश बरामद करते हैं। लाश बरामद करते ही पुलिस को वेरा ही प्राइम सस्पेक्ट लगने लगती है। वहीं वो ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या वो ये नहीं जानना चाहती कि उसकी ये ज़िंदगी कैसी है, क्या वो इसी में खुश नहीं रह सकती। मगर वेरा को उसकी बेटी चाहिए थी, इसलिए वो ऑफिसर वेरा को एक एड्रेस देकर पुलिस की हिरासत से भागने में हेल्प करता है। दूसरी तरफ क्लारा और उसकी फैमिली एंजल का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी पुलिस एंजल और क्लारा को अरेस्ट कर लेती है। उर्सुला डेविड को एंजल की गिरफ्तारी की खबर देती है और हम देखते हैं कि वो नर्स मोनिका के साथ उर्सुला को चीट कर रहा है। वहीं वेरा जब उस एड्रेस पर पहुंचती है तो मोनिका और डेविड को साथ देखकर वो हक्की बक्की रह जाती है। वहीं उससे मैच बॉक्स भी मिलता है जो फिल्म की शुरुआत में हमें मिला था, याद है। वेरा डेविड को कन्फ्रंट करती है, मगर डेविड को तो कुछ पता ही नहीं था कि वेरा उससे अपना पति क्यों बता रही है, ग्लोरिया कौन है। वेरा डेविड को धमकाती है और निको की डिटेल्स बैंक से निकालने के लिए बोलती है, वरना वो उसका भांडा उसकी बीवी उर्सुला के सामने फोड़ देगी। दूसरी तरफ वो ऑफिसर और उसके सहयोगी एंजल, रोमन और क्लारा से इंटेरोगेशन शुरू करती है। निको ने 1989 में उस पर हिल्डा के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया था, मगर सबूत ना होने के कारण एंजल को कुछ नहीं किया गया। एंजल ने बयान में कहा था कि वो शहर से बाहर अपने दोस्त से मिलने गई थी। अब हम चलते हैं उस मर्डर की फ्लैशबैक में कि असल में हुआ क्या था। एंजल क्लारा के साथ मिलकर हिल्डा को चीट कर रहा था। हिल्डा ये सब जान गई थी, इसलिए वो बहाना बनाकर घर से चली गई ताकि उसके पीछे से जब एंजल और क्लारा साथ हों तो वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ सके। हिल्डा जैसे ही 9 नवंबर की रात को घर में घुसी तो एंजल और क्लारा को रंगे हाथों पकड़ लेती है। गुस्से में एक चाकू से वो एंजल पर हमला करती है, मगर हाथापाई के चलते चाकू हिल्डा को लग जाता है और असल में कातिल और कोई नहीं बल्कि क्लारा थी। इसीलिए सीएम इनिशियल्स वाली घड़ी जो निको को एंजल के बेड के नीचे मिली थी वो वहाँ गिर गई थी। जब निको एंजल के घर था तो वो चुपके से उस घड़ी को ले आया था। निको से घड़ी हासिल करने के लिए 1989 में एंजल ने निको के खिलाफ ही कंप्लेंट कर दी थी कि उसने एंजल के घर में घुसकर उसकी घड़ी चुराई है। बिना सबूत के एंजल पर कोई केस फाइल नहीं हो पाया और क्लारा और एंजल दोनों बच गए। और साथ ही आपको याद होगा पासपोर्ट जिस पर हिल्डा का नाम था मगर फ़ोटो क्लारा का था, वो भी फेक था। ये ड्रामा उन्होंने इसलिए किया कि एंजल पुलिस को बता सके कि उसकी बीवी बर्लिन में उसके बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। और इस काम में उनकी मदद करने वाला क्लारा का भाई रोमन था। बाद में एंजल ने लाश को ठिकाने लगा दिया, मगर कुत्ते को ऐसे भौंकता देख वो समझ गया था कि निको कांच तोड़कर अंदर घुस गया है और इसीलिए कंप्लेन के चलते निको को वो सीएम इनिशियल्स वाली घड़ी उसे वापस लौटानी पड़ी थी। ये सब सुनकर एंजल पुलिस को बताता है कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, निको पागल था। इस सब के बाद वो माँ बेटे दोनों वहाँ से चले गए थे। तभी वो ऑफिसर बताता है कि 20 साल के बाद निको जीतेगा और ये साबित हो जाएगा कि लाश हिल्डा की है और कातिल वो और क्लारा है। निको पागल नहीं था। दूसरी तरफ डेविड के थ्रू वेरा को निको का एड्रेस मिल जाता है और डेविड उसे ड्रॉप कर देता है। ऑफिसर अपनी बात पूरी करते हुए बताता है कि निको के साथ आगे क्या हुआ। उसे पता है कि उसे उस लड़की का इंतजार करना था जिसने बचपन में उसकी जान बचाई। निको फिर से उस फ्यूचर वाली लड़की से कम्युनिकेट करना चाहता था। उसके पास कई सवाल थे। वो समझ गया था कि तूफान के बचे घंटों में ही उससे कांटेक्ट कर सकता था। उसकी माँ भी उसे देखकर बहुत परेशान थी। टेस्ट में भी प्रूफ हो गया था कि वो झूठ नहीं बोल रहा। उसकी मॉम उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले गई और फिर उसे मेंटल असाइलम में एडमिट होना पड़ा। और जब उसने देखा कि कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा तो हर बात से उसने इनकार कर दिया। वेरा नाम की कोई लड़की है, ये सब घटना उसके साथ कभी हुई थी, उसने इस सब से इनकार कर दिया। मगर वो एंजल के कसूरवार होने को जानता था और इसलिए वो वेरा को कभी नहीं भुला पाया। तब हमें पता चला कि वो ऑफिसर ही निको लसारते हैं। निको रोज वालपेनाडा स्टेशन पर वेरा का वेट किया करता था और सच में एक दिन वेरा उसे ट्रेन में नजर आती है। वहाँ वेरा भी निको के घर पहुँच चुकी थी और मारिया उसके पीछे रखी तस्वीरें उसे दिखाती है जिसमें निको और वेरा की खूबसूरत तस्वीरें थीं। जी हाँ, इस ज़िंदगी में निको और वेरा सोलमेट्स थे। सब कुछ नॉर्मल था, दोनों बेहद प्यार करते थे। मगर अचानक 9 नवंबर के तूफान में वेरा जब जागी तो वो ये ज़िंदगी भूल गई थी। वो निको के पास गई मगर उसे पहचानी ही नहीं। निको ने कोशिश की कि वेरा अपनी पिछली ज़िंदगी को छोड़कर उसके साथ अपनी ज़िंदगी जिए, मगर वेरा को अपनी वो लाइफ याद थी जिसमें निको 1989 में ही मर गया था। जो फ्लैशबैक्स आइटर के छूने से उसे आए थे उसमें जो शख्स उसके सामने था वही निको था। निको ने
वेरा को ढूंढने के चक्कर में वेरा का फ्यूचर ही बदल दिया था। वेरा निको को कन्फ्रंट करती है। डेविड के धोखे को जानने के बाद वो भी निको से प्यार करने लगी थी, मगर उसे अपनी बेटी चाहिए थी जो सिर्फ डेविड से मिलकर ही उसे हासिल हो सकती थी। निको वेरा से उसके साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट करता है। वेरा उसका हाथ पकड़ती है और उसे उनके बिताए सारे पल याद आ जाते हैं, मगर इवेंचुअली उसे उसकी बेटी चाहिए थी। मगर वेरा उससे कैमरा और टीवी मांगती है। निको बताता है कि कैमरा और टीवी उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है, मगर वेरा कहती है कि डेविड के घर जब वो गई थी तो लॉक टूटा हुआ था। वो जानती है कि निको ने ही दोनों को कहीं छुपा दिया है। निको के कैमरा और टीवी ना देने पर वेरा निको से कहती है कि निको को एंजल और वेरा को भूलना होगा। अगर क्लेरा पकड़ी गई तो आइटर पायलट नहीं बन पाएगा और वो डेविड से भी कभी नहीं मिल पाएगी और ना ही ग्लोरिया से। और बचपन में निको को वेरा ने बचाया था, अब निको की बारी है उसे बचाने की। ये कहकर वो बिल्डिंग से कूद जाती है। याद है जिसमें छोटे निको को सिग्नल मिलते हैं? ये वही सीन था जिसके अंदर जाकर निको ने चेक किया था खुद से। वक्त कम बचा था, इसलिए वेरा को बचाने के लिए निको छोटे निको से फिर से कांटेक्ट करता है और उससे सारी सिचुएशन समझाता है और उससे कहता है कि वो वेरा से कोई कांटेक्ट ना करे किसी भी तरह से। तूफान खत्म होता है और एक नई सुबह होती है जहां वेरा अपने पति डेविड और ग्लोरिया को सही सलामत अपने पास पाती है। सब कुछ पहले जैसा हो गया था, मगर वो ये भी जानती थी कि ये लाइफ हो या फिर दूसरी। डेविड एक चीटर है और दूसरी तरफ वो एंजल और क्लेरा को आज़ाद देखती है। अब वेरा पहुंच जाती है उसी स्लॉटर हाउस में जहां हिल्डा की लाश दफन थी। पुलिस को इन्फॉर्म करने पर उसकी मुलाकात होती है फिर से निको लसार्ते से, और इस बार वो डेविड को छोड़कर निको और अपनी बेटी के साथ नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी करती है। और निको जब वेरा का चेहरा देखता है और उसके मुंह से अपना नाम सुनता है तो उसके चेहरे पर भी एक अलग सी मुस्कान आ जाती है। शायद उसे भी सब कुछ याद आ गया था। इसी के साथ ये मूवी होती है दी एंड। तो कैसी लगी आपको ये फिल्म? प्लीज़ मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए और लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब बटन भी प्रेस कर दीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।